बहुत शानदार रिजल्ट मुझे मिला। एक तो हेल्थ अच्छी हुई, दूसरा मेरी बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो गया। कारण क्या था कि शुरू में मेरे को 45 रुपए आए, फिर जब मैंने टीम से इसकी चर्चा करनी चालू कर दी, लोगों को बताना चालू किया, 650, फिर 5000, 3000, 5000, 7000, 11000, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते मेरा टीम साइज बढ़ने लगा। मैंने सिस्टम को समझा, सिस्टम में ताकत थी, अपने अंदर कोई ताकत नहीं है। इस उम्र में बाहर 1.5 लाख कमाना आसान नहीं है। आज मैं हाईएस्ट एक 1.5 लाख पे पहुंच चुका हूँ। साथ ही साथ विदेश यात्राएं भी कर चुका हूँ, दुबई, आबू धाबी, मलेशिया, थाईलैंड, फुकट जैसे देशों में स्टार क्रूज पे घूम चुका हूँ। जबकि मैं इस कंपनी में आया था तो मुझे कभी कल्पना ही नहीं की थी। और ज्यादातर लोग जब इस कंपनी में आते तो शुरू में बहुत छोटा सोचते हैं, मैं भी यही सोचता था, चलिए छोटा मोटा साइड में थोड़ा काम कर लेते हैं, अगर 10-15 हजार भी आने लगी जाए तो फैमिली को थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो बड़ी सोच के साथ मैं नहीं आया, सुनता जरूर था इसमें लाखों की इनकम आती है, पर बड़ी सोच के साथ मैं नहीं आया था, क्योंकि कई कंपनियों करके मेरा बैड एक्सपीरियंस था, मुझे लग रहा था कि नहीं हो नहीं सकता। बट इस प्लेटफॉर्म का, वेस्टिज का, मैनेजमेंट का इतना शानदार सिस्टम बना रखा है कि यहाँ पर आदमी अगर थोड़ी सी, मार्केट में वो 100% अगर मेहनत करता है, यहाँ मात्र 10% भी सही डायरेक्शन से अपलाइन को समझते हुए, सक्सेस लोगों को सुनते हुए, उनको फॉलो करते हुए अगर 10% भी मेहनत आदमी करे सही डायरेक्शन में, तो 100% वो बाहर की दुनिया से 10 गुना ज्यादा पैसा यहाँ से कमा सकता है। और बहुत सारे मेरी टीम में लोग हैं जो 8-9 हजार की तनख्वाह पे काम करते थे, आज 70-80 हजार रुपए, 90 हजार रुपए महीना यहाँ से कमा रहे हैं। तो ये पावर है इस वेस्टेज की। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय इन बातों पे ना लगा के आपको मैं बताना चाहूंगा रोड मैप फॉर सक्सेस पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, सभी कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, तभी तो इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो आप सक्सेस होना चाहते हो तो सक्सेस के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं कहने वाला मैं, छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूँ, जिस छोटी छोटी चीजों से बड़ी सक्सेस डिपेंड करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रोड मैप के बारे में। रोड मैप दो तरह का होता है। रोड मैप मतलब दिमाग के अंदर आपका जो चल रहा है। एक होता है बाहर की दुनिया में हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ सीखने जाते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ अलग चल रहा होता है, मैं उसको रोड मैप मानता हूँ। तो रोड दो तरह के होते हैं। एक होता है जो आपके हालात के हिसाब से आपके दिमाग में जो चल रहा होता है, कि जो आपका फैमिली माहौल होता है या आप गरीबी में पैदा हुए तो आप उसी तरीके से सोचते हैं, वो ऑटोमेटिक आप उस माहौल में ढलते चले जाते हैं, और आपकी जो सक्सेस होती है या आप जो जिंदगी में बनते हो वो उस माहौल की वजह से बनते हो। दूसरा रोड मैप एक होता है दिमाग के अंदर, जब आदमी खुद तैयार करता है, वो ठान लेता है अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो मैं गरीब मरूंगा नहीं। अगर मैं किसी ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ इनकम सोर्स कम था या पैसे का अभाव था, मैं बड़ा हो जाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे को पैसे के लिए कभी तरसना ना पड़े। या मेरे माँ बाप नौकरी करते थे, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं जॉब करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अलग करूंगा। ऐसी सोच वो तैयार करते हैं, तो जो उनके दिमाग में उनके रोड मैप बना होता है और जो पैरामीटर सेट हो जाते हैं, जैसे फैमिली के लोग कहते हैं नहीं ये करो, नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी पकड़ लो, लेकिन कुछ व्यक्ति ठान लेते हैं नहीं मुझे ये नहीं करना, कुछ हटके करना है लाइफ में, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अपना नाम कमाना है। वो लोग जो झेलते हैं, उनके आगे समस्याएं आती हैं, लेकिन वो ठान लेते हैं कि मुझे कुछ अलग करना है, तो वो कामयाब भी होते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले एम एस धोनी जी का, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आप सब उनके बारे में जानते हैं, उनकी मूवी आपने देखी हुई है। उनके फादर उसको सरकारी नौकरी में जॉब दिलवाना चाहते थे, उन्होंने कोशिश भी की, रेलवे में उनकी नौकरी भी लगवा दी, लेकिन धोनी के अंदर जो रोड मैप था वो एक अलग था, उनकी सोच एक अलग थी, कुछ अलग करना चाहते थे, तो उनका जॉब के अंदर दिल नहीं लगा। उनके फादर नौकरी करते थे, जॉब करते थे, वो भी चाहते थे बेटे की कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये भी सेट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पैरामीटर को तोड़ा, विरोध झेला, फादर को नाराज किया उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। बाद में उसके फादर भी बहुत खुश हुए कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ किया, उनको गर्व हुआ अपने बेटे में, तो उन्होंने उस पैरामीटर को तोड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आज धोनी उस पैरामीटर को ना तोड़ता तो आज कहीं रेलवे में नौकरी कर रहा होता और उसको कोई जानता भी नहीं इस दुनिया में कि वो आया भी है या नहीं। आज धोनी अपनी एक पहचान बना चुका है। ऐसे बहुत सारी फिल्मी हस्तियां, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी के फादर की, धीरू भाई अंबानी को सभी जानते हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी के फादर को कोई नहीं जानता। मुकेश अंबानी के फादर को सब जानते हैं कि वो धीरू भाई अंबानी थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी के फादर को कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने अपना वो पैरामीटर तोड़ा, अपने बाप मम्मी पापा का, जो भी उनको जिस माहौल में रहते थे, लेकिन उन्होंने उस पैरामीटर को तोड़ के अपने लिए एक अपना रोड बनाया, एक सक्सेस रोड मैप तैयार किया अपने लिए और जिंदगी में कामयाब हुए।
और वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को। ऐसे बहुत सारी फिल्मी दुनिया में भी हस्तियां हैं। नवाजुद्दीन जी का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, 9 साल तक स्ट्रगल करते रहे, अलीगढ़ से निकले, जहां तक मुझे पता है वो 9 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया और अब बाद में वो फिल्मों में कामयाब हुए। 9 साल में अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं, टिक नहीं पाते, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे कामयाब होना है। आज पूरी दुनिया उनकी कामयाबी को देख लेती है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे भी उनके उस 9 साल का स्ट्रगल है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मार्केट में मिलेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, मैं उस पर बात नहीं जाऊंगा, आप सब समझदार हैं। कई बुक्स होती हैं, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊं तो वो भी एक बैरिस्टर थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आराम से जिंदगी जी रहे थे, जी सकते थे, बट एक वजह ऐसी रोड मैप उनका टूटा, उनको जब किसी ने लात मारी और ट्रेन से बाहर निकाल दिया, और उसी टाइम उनके दिमाग के अंदर वो सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हुआ। मुझे ये नहीं, ये करना है, मुझे हिंदुस्तान को आजाद कराना है। तो उस आजादी के लिए उन्होंने अकेले चल पड़े और धीरे धीरे कारवां बनता चला गया। तो उनके दिमाग में एक रोड मैप बनाया कि मुझे अंग्रेजों को इस भगर से यहाँ से निकालना है। इस तरीके से हमारी जिंदगी में भी होते हैं। तो मैंने बताया 2 तरह के रोड मैप होते हैं। एक, आप हालात के साथ ढल जाते हो, आप भूल जाते हो इस दुनिया में आए और चले गए, कोई याद करने वाला नहीं है। और अगर आप कुछ खास करते हो तो आपको दुनिया याद करेगी। इसके लिए आपको एक बहुत शानदार वेस्टीज हमें मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का। हम भी कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, बच्चों के लिए एक पैसिव इनकम छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके करके हम एक अच्छे खासे बिजनेसमैन की तरह तैयार हो सकते हैं। अपने सपने तो पूरे करेंगे करेंगे, साथ में अपने बच्चों के सपने भी पूरे करेंगे। तो वेस्टीज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन इस वेस्टीज के अंदर सक्सेस के लिए हमें चाहिए होती है बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उस पर आपने ध्यान रखना है। चलिए उन छोटी छोटी बातों के ऊपर चलूंगा और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सिंपली इज द बेस्ट। बहुत टफ करके या टेक्निकल चीजें मैं कभी समझाने की कोशिश नहीं करता। आम आदमी को भी जो बातें समझ आ जाए, मेरी कोशिश होती है कि आम आदमी का बिजनेस है तो आम आदमी को भी ये बातें समझ आ जाए। क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन आम आदमी को भी ये समझ आना चाहिए कि हाँ, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे दोस्त, व्यवहार अच्छा तो व्यापार अच्छा। ये एक पुराना फार्मूला है, मैंने जिंदगी में 16-17 साल व्यापार ही किया है, अपना बिजनेस किया है। तो मैंने एक ही चीज सीखी थी और उन लोगों के साथ रहा था जो लोग कामयाब हुए हैं। सॉरी। तो इसमें एक व्यवहार अच्छा तो व्यापार अच्छा, ये एक सिद्धांत है व्यापार का। अगर आप मार्केट में कोई टेक्निक, मैं वेस्टेज की ही बात नहीं कर रहा, अब अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी कोई बिजनेस करते हैं किसी तरह का, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार भी अच्छा होगा। आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों को, इनका व्यवहार अच्छा होता है, व्यापार ही अच्छा होता है। तो व्यवहार अच्छा तो व्यापार अच्छा। वेस्टेज के अंदर क्या करना है, आपको अपने व्यवहार को सुधारना है, बातचीत लोगों से अच्छे ढंग से करनी है, बातचीत का तरीका बदलना है, पोलाइट रहना है। व्यवहार की बात करूं तो व्यवहार में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेन देन भी आ जाता है। अगर आप किसी से लेन देन करते हो तो जो टाइम दिया उस टाइम पे उस पेमेंट को, पैसे को वापस कर दो, पैसे हो सकते हैं। या आपने कभी कोई टिकट ली हो, उस टाइम जेब में पैसे कम हो सकता है किसी सेमिनार के टिकट के लिए आपने कहा हो ठीक है मेरी टिकट के पैसे मेरे पास नहीं है, या मैं पर्स घर भूल आया हूँ, टिकट ले लो, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। तो इसमें अगर आप टाइम पे देते हो तो ये आपके व्यवहार को झलकाता है। आपने किसी से पढ़ने के लिए बुक ले ली, वैसे तो बुक पढ़ने के लिए नहीं लेनी चाहिए, बुक पर्सनल ही खरीदनी चाहिए, जो मेरा मानना है। बुक अगर आपने किसी से ले ली तो आप उस बुक को टाइम पे लीजिए और टाइम को दीजिए, साथ ही साथ उस बुक को एक अच्छी कंडीशन में दीजिए। अगर आपने किसी से बुक ली है, अगर आपको उसको खराब करके देते हैं, कोई पेज फटा हुआ उस पर शाई लगी वापस करते हैं, तो व्यवहार झलकता है कि आपने किसी की चीज की कदर नहीं की। अगर आपने उससे बुक ली है और आप उसको जब वापस करने जाते हो, उस पर आपने अखबार का कोई पेपर वेपर चढ़ा के उसको फर्स्ट क्लास और अच्छे से करके वापस किया है, तो दोस्तों वो आपका व्यवहार झलकता है। सामने वाला आपके व्यवहार से बड़ा प्रभावित होगा कि यार मैंने इसको बुक दी थी, इसने कैसे उसको कवर करके मेरी चीज को संभाल के रखा था। अगली बार वो आपको कुछ चीज देने से हिचकिचाएगा नहीं और बेझिझक आपको वो चीज दे देगा। इसी तरीके से पेमेंट का लेन देन में भी मैं अक्सर कहता हूँ, पैसे का लेन देन लोगों के व्यवहार को, अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देता है। ये सिर्फ वेस्टेज में ही लागू नहीं होता, ये फॉर्मूला बाहर भी लागू होता है। आप अगर परिवार में बैठे हैं, किसी से लेन देन करते हैं, तो आपको अगर समय पे पैसा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो भी एक व्यापारी आदमी था। उसकी एक हैबिट मुझे बहुत अच्छी लगी, वो हैबिट मैंने अपने अंदर भी डाली। वो किसी से लेन देन करता था तो उसका एक तरीका था, मान लो उसने किसी को 504 रुपए देने हैं, तो वो पहले 4 रुपए देता, फिर 500 रुपए देता, ये 4 रुपए, ये लो 500 रुपए।
वो ऐसा नहीं करता था कि 504 देने, 500 दूंगा तो 4 पे छोड़ देगा। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि 502 का बिल बना है, चलो जी 2 पे। मैंने उससे ये चीज सीखी। मैं काउंटर में जब भी सामान लेता हूँ, 502 का बिल बना है, 501 का बिल बना है, मैं 2 रुपए पहले देता हूँ, फिर 500 रुपए पकड़ाता हूँ। इसलिए ये छोटी छोटी बातें आपके व्यवहार को सुधारती हैं, आपके व्यवहार को झलकता है, आपके क्या संस्कार मिले हुए हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, लेन देन से बच सकते हैं। लेन देन में बहुत सारे बड़े बड़े मैंने बिजनेस देखे हैं जो ठप हो जाते हैं, बहुत से रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो आपको पैसे का लेन देन अगर रखा है तो भी आप टाइम पे कीजिए, अगर किसी से बुक लिया तो कीजिए। कई बार हम प्रोडक्ट का भी लेन देन करते हैं। मैं कई बार प्रोडक्ट दे जाता हूँ, मेरी टीम में ही बहुत सारे साथी हैं, मैंने प्रोडक्ट दे दिया, कई बार मैं भूल जाता हूँ। कुछ दिन बाद कहते हैं सर आपसे मैंने ये चीज ली थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो यार भूल गया था, इसने मुझे याद दिला दिया। अब मेरी नजर में उसकी जो इज्जत है और बढ़ गई कि मैं तो भूल ही चुका था, इसने मुझे दी है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी छोटी छोटी बातें हैं। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क खड़े करते हैं लोग, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से एक दूसरे से नाराजगी हो जाती है और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क ही बैठ जाता है। बड़े लोग, जो अमीर लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो छोटी छोटी बातों से अपने व्यवहार को खराब नहीं करते और रिलेशन बनाए रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वेस्टेज आप कर रहे हैं, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखना है। अगर इसको मैं सिंपल बातों में करूं, अगर आपने बहुत बड़ी जंप करनी है तो आपको व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं 3 लाइनें बोलूंगा, उसको थोड़ा सा याद रखना। बहुत सारे लोग जानते होंगे, अक्सर मार्केटिंग लाइन में ये सिखाया जाता है, चाहे आप इंश्योरेंस की फील्ड में जाए या किसी भी इंश्योरेंस मार्केट में जाए, मार्केटिंग लाइन में जाए, तो आपको ये सिखाया जाएगा। उसमें वो 3 लाइनें हैं, सिंपल सी आपको याद रखनी है। सबसे पहले, सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। समझ रहे होंगे कुछ लोग। सिर पे बर्फ, सिर पे बर्फ का मतलब दिमाग को ठंडा रखना है। मुंह में शक्कर, आपकी जबान से मिठास, प्यार झलकना चाहिए, मिठास झलकना चाहिए। तो मुंह में शक्कर यानी कि मिठास झलकनी चाहिए। और पैर में चक्कर, पैर में चक्कर का मतलब आपको कहीं काम, कभी कहीं जाना पड़ता है तो आपको जाना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है, अगर आप घर से बाहर हैं तो लक्ष्मी आपके घर में रहेगी, अगर आप घर के अंदर रहते हैं तो लक्ष्मी आपके घर से बाहर रहेगी। ये सच्चाई है। जो लोग सुबह शाम का नाश्ता, लंच सब घर पे कर रहे हैं, हर चीज उनको घर पे मिल रही है, तो वो लक्ष्मी ज्यादा नहीं कमा पाते। जिन लोगों ने कामयाबी की है, जिन लोगों ने कामयाब हुए हैं, उनके पैर में चक्कर होता है। चाहे वो आप क्रिकेट खिलाड़ी देख लो, फिल्मी दुनिया के लोग ले लो, कभी मूवी कहीं बनाने जाते हैं, कहीं शूटिंग करने जाते हैं, क्रिकेट कहीं खेलने जाते हैं। कोई बड़ा व्यापारी है, आज वो बॉम्बे गया हुआ है, उसके अपने काम के चक्कर सिलसिले में कभी लखनऊ गया हुआ है, कभी पंजाब में गया हुआ है। ये जितने भी लोग हैं, इनके अंदर ये 3 गुण होते हैं। अगर आप ये 3 गुण अपने अंदर पैदा कर लेंगे, सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, अगर ये 3 क्वालिटी अगर आपके अंदर आ गई, दोस्तों आप बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं किसी भी बिजनेस में। दोस्तों मैं वेस्टेज की बात नहीं कर रहा, ये बाहर भी हो सकता है, लेकिन अगर वेस्टेज में करेंगे तो आपको और ज्यादा अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि वेस्टेज में न बॉस है न लॉस है, कोई ऐसा आपके ऊपर बर्डन नहीं है। बहुत सारे यहाँ आपको किसी को शाम के टाइम, रात होने के बाद, रात होने पे आपको कोई हिसाब किताब नहीं देना, कोई रिपोर्ट नहीं करनी आज सारा दिन मेरा क्या हुआ या मैंने क्या किया है। यहाँ आप अपने काम के मालिक हैं। बस एक व्यवहार को अच्छा कर देंगे तो आप पता नहीं कितना आगे निकल जाएंगे। ये नहीं तो इस व्यवहार की वजह से बड़े बड़े नेटवर्क बर्बाद होते मैंने देखे हैं दोस्तों। लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा नेटवर्क बैठ गया, और उसके पीछे पीछे सबसे बड़ा एक कारण होता है व्यवहार। तो अपने व्यवहार अच्छा तो व्यापार अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को ज्यादा से नोट करेंगे और इस पे अमल करेंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है, छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने। लोग बहुत छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हैं। दोस्तों अभी मैंने कहा था व्यवहार, मैं उसमें बताना भूल गया। एक किताब आती है, बुक आती है, जिसको कहते हैं लोक व्यवहार। उसको जरूर लीजिए। उसमें लोक व्यवहार शब्द से ही छुपा हुआ है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने व्यवहार को बदलने के लिए। इसी तरीके से दूसरी एक बुक है जिसके ऊपर ये मैं स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने। इसके लिए बुक पढ़ सकते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपकी सोच बड़ी कर देगा। छोटी छोटी बातों से भी मैंने देखा है। छोटी छोटी बातें कैसे हो सकती हैं, मान लो अपलाइन ने, हो सकता है आपको फोन पे आपका फोन काट दिया कई बार, या फोन पे ज्यादा अटेंड नहीं किया, या हो सकता है आपने कॉल की होगी वो फोन उठाया नहीं होगा, लोग बुरा मान जाते हैं अपलाइन तो फोन ही नहीं उठाती, भूल गए हो सकता है, आप दोबारा भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। सेमिनार हो रहा होता है, हो सकता है जो अपलाइन आपको बाहर मिली होगी, गले भी मिली होगी, आपको बहुत अच्छे से मिली होगी,
जब सेमिनार या बड़ा प्रोग्राम होता है तो आप सोचते हो ये मुझे आज भी वैसे ही मिलेगा, लेकिन वहां पर 300-400-500 लोगों की भीड़ होती है, जिम्मेवारी होती है, सेमिनार की प्लानिंग चल रही होती है दिमाग में, सेमिनार को कैसे कामयाब करना है, तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो सकता है उस वक्त वो आपको उस तरीके से ना मिले अपलाइन, जो एक 4 दिन पहले आपको अकेले मिला था तो बहुत प्यार से मिला हो सकता है, क्योंकि जब आदमी जिम्मेवारी निभा रहा है तो फोकस दिमाग में होता है उस इवेंट को कामयाब करने का, तो उस टाइम इतना वो नहीं होता, हल्का सा हेलो किया और चलते बने। तो कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, यार मेरे को तो अपलाइन ने सही ढंग से मुंह भी नहीं दिया। तो ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे लोग नाराज बहुत जल्दी होते हैं। ये तो अपलाइन की बात हुई, डाउनलाइन की भी हो सकता है, अपलाइन डाउनलाइन से भी कई बार नाराज हो जाती है कि भी ये तो ऐसा है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि अपलाइन डाउनलाइन से नाराज हो। जैसे मैं एग्जांपल अपने फादर मदर को, मदर फादर अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, बच्चे भले ही ज्यादा नाराज रहे, वो एक चलता है, लेकिन माँ बाप ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। इसके अलावा छोटी छोटी बातें और क्या हो सकती हैं, आप सामान लेने गए, हो सकता है आपको डीएलसीपी वाले ने ढंग से अटेंड ना किया हो, तब आपको बुरा लगा हो, यार ये कैसा बिजनेस है, मैं तो वहां सामान लेने गया तो उसने मेरे को आधा घंटा कर दिया, मेरे बाद आया था वो उसको पहले सामान दे दिया। दोस्तों कई लोग इस छोटी छोटी बातों को लेके बिजनेस छोड़ देते हैं। नुकसान किसका होता है, उस डीएलसीपी वाले का या जिसने छोड़ दिया? दोस्तों नुकसान आप ही का होता है। जहां आप जॉब करते हैं, क्या वहां छोटी छोटी बातों के लिए आप नौकरी छोड़ देते हैं? वहां नहीं छोड़ते, लेकिन वेस्टीज के अंदर छोटी छोटी बातों को लोग बुरा मान जाते हैं। जहां जॉब करते हो, मैंने बहुत सारे ऐसी कॉर्पोरेट में देखा है कि लोग जो जॉब करते हैं, बॉस उनको कुछ काम देता है, अगर वो नहीं हो पाता तो बहुत बुरी तरह से टीम के सामने वो गुस्सा भी कर देते हैं, टीम के सामने उनको बेइज्जत भी कर देते हैं। उसके बावजूद भी सुबह टिफिन लेके वहां नौकरी पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सैलरी मिलती है। और यहाँ छोटी छोटी बात पे अगर किसी डीएलसीपी में वाले ने कोई प्रोडक्ट बदलने से इनकार कर दिया, और कई बार डीएलसीपी के व्यवहार से भी लोग नाराज हो जाते हैं। बहुत सारे फोन आते हैं, सर वहां डीएलसीपी तो है लेकिन डीएलसीपी वाला सही नहीं है। दोस्तों कभी उसके एंगल से भी सोच के देखिए, वो सारा दिन पूरा महीना उनका कोई वीकली ऑफ नहीं होता। सुबह 10 साढ़े 10 बजे आते हैं, उनकी गाड़ी से माल आता है, माल उतारते हैं, माल को चेक करते हैं, कहीं भी माल में शॉर्टेज हो जाती है, टूटा फूटा निकल सकता है, खराब निकल सकता है, या जो माल मंगवाया वो आया नहीं है, तो वो भी अपनी एक टेंशन में रहते हैं। ऊपर से हर रोज नई नई स्कीम आती है हमारी, और उनके ऊपर एक बर्डन होता है। वो हमारे पीवी बीवी के लिए रात को 11-11 बजे तक काम करते हैं। मैं बहुत सारे डीएलसीपी को जानता हूँ, रात में घर के 8 बजे बंद करने के बाद जब वो घर जाते हैं, रात को 12-12 बजे तक बिलिंग कर रहे होते हैं, हमारे ही टीम के लिए काम कर रहे होते हैं। नहीं तो वो तो स्विच ऑफ कर सकते हैं जी, मैंने 8 बजे बंद कर दिया, मोबाइल बंद करके सो भी सकते हैं, बट नहीं, आप उनका थैंक यू कीजिए, धन्यवाद दीजिए। वो बहुत मेहनत करते हैं। मैंने ऐसे कई बार देखा, जब मैंने शुरुआत की थी तो जो हमारा डीएलसीपी एक ही था, क्लोजिंग के टाइम थे, मैं उनके घर गया, सामान वाल लिया, चला गया। 2 दिन 3 दिन बाद पता लगा उस डीएलसीपी वाले के फादर की डेथ हुई थी। और वो 2 दिन गांव में थे, वो राजस्थान के उनके रहने वाले थे फादर, लेकिन उन्होंने किसी को एहसास नहीं होने दिया, और उन्होंने पूरा 31 तारीख की, पहली तारीख की क्लोजिंग निपटाई, उसके बाद वो कहाँ गए, वाइफ को पहले ही भेज दिया था। तो इस तरीके से करके ये हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां करते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों को बुरा ना मान के, आप जो लाखों रुपए कमाने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, वो उससे आप वंचित हो जाएंगे अगर आप छोटी छोटी बातें बुरा मानेंगे। दोस्तों अब 15-20-25 हजार की नौकरी के लिए, 50 हजार की नौकरी के लिए बॉस की दुनिया भर की बातें सुनते हैं लोग। नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते, उससे परिवार चलता है। लेकिन दोस्तों वेस्टीज में आपका परिवार ही नहीं चलेगा, आपके परिवार को कामयाबी भी मिलेगी। तो छोटी छोटी बातों को कभी बुरा मत माने। और मैं तो कहूंगा, रात गई सो बात गई, अगर कल कुछ ऐसा हुआ तो उसको भूल जाओ, नए सिरे से सुबह मिलिए। मैंने जैसे कहा, सिर पे बर्फ मुंह में शक्कर, मीठे प्यार, और अगले दिन बात कर सकते हो। सर कल मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला था, आपने ढंग से जवाब नहीं दिया, शायद आप ज्यादा बिजी थे, उसको प्यार से एहसास दिलाइए। वो कहेगा हाँ सॉरी सॉरी, कल आप आए थे, मैं आपको अटेंड नहीं कर पाया। तो इस तरीके से गिले शिकवे मन से हटा के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं बार बार कहूंगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस किताब को पढ़िए। और साथ ही एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा, छोटी छोटी बातें मन में मत रखिए। कहते हैं ना, गन्ने को आप सभी जानते होंगे, गन्ने के बीच में जगह जगह गांठ होती है, और जहाँ गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता, ये ध्यान रखना। जहाँ गांठ होती है वहां रस नहीं होता। ऐसे ही दिलों के अंदर, अगर अपने रिलेशन के अंदर जहाँ गांठ होगी, वहां पर आपस में तालमेल नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, हमने बहुत बड़ा जंप करना है, बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव करने हैं, बहुत बड़े, हम एक अच्छी टीम बनानी है, कल को बड़े बड़े कई देशों में जाके मिल के घूमना फिरना है। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को बुरा मानने की आदत अगर आपके अंदर है,
तो इसको छोड़ दीजिए। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन वो छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं मानता। अगर इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से की बातों में इंटरेस्ट लेते होंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे नेता एक दूसरे को गाली गलौज भी कर देते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है उसमें एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और फिर जब जीत जाते हैं एक सरकार बनाने के लिए आपस में मिल भी जाते हैं, भुला देते हैं पहले क्या हुआ या 2 महीने पहले क्या किया। फिर वो एक पार्टी बनाते हैं और पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर 5 साल सरकार चलाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रिलेशन बिल्ड रखना है तो छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना, चाहे वो वेस्टिज हो चाहे वो आपका परिवार हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको और दिखाता हूँ। तीसरे नंबर पे एक और चीज लिखी हुई जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा है, सपोर्ट और हेल्प। सपोर्ट और हेल्प जो आपको मिलती है, चाहे वो अपलाइन से मिलती है, चाहे आप डीएलसीपी से मिलती है, चाहे कंपनी से मिलती है, दोस्तों वो आपके लिए गिफ्ट है, ड्यूटी नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करना। सपोर्ट और हेल्प, अब अपलाइन आपको सपोर्ट करती है तो आपको वो गिफ्ट है, वो ड्यूटी नहीं है। कई बार अपलाइन से लोग सेमिनार की टिकट की डिमांड कर देते हैं, या सर मेरा इतना बिजनेस कम रह गया, आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। अगर आपकी अपलाइन आपके साथ ऐसा करती है तो वो आपके लिए गिफ्ट है, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि मुझे इतनी हेल्प मिलती है अपलाइन से। अगर आपकी अपलाइन आपके साथ बैठ के प्लान दिखाती है, प्लान देने जाती है, एज ए गिफ्ट आपको दे रही है, आपको ट्रेंड कर रही है, वो सिखा रही है, 5 7 10 प्लान आपके साथ जाएगी, बैग खुद उठाएगी, अपलाइन डेमो भी करेगी, फ्लेक्स भी करेगी। आप अभी नए नए हैं, आपका खर्चा भी नहीं होने देती। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, बाहर की दुनिया में नहीं होने वाला। वो आपको अपनी मोटरसाइकिल अपनी कार पे बिठा के ले जाते हैं, आपके साथ प्लान करते हैं। तो दोस्तों वो आपके लिए गिफ्ट है, ड्यूटी नहीं है। हक नहीं, हक की तरह नहीं मांगिए कि भी ये तो इनकी ड्यूटी है, इनको जो कहेंगे वही करेंगे। ये चीज ध्यान रखें। मैंने बहुत सारे बार देखा है, कई बार अपलाइन साथ होती है तो बस ऐसे होता है जी अपलाइन है वो भी करेगी जो कुछ करेगी, सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अपनी, आप एक टीम का हिस्सा हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। आप शुरू में नए हैं इसलिए आपको एक सपोर्ट और हेल्प मिलती है। जैसे माँ बाप बच्चों को देते हैं, शुरू में हाथ उंगलियां पकड़ते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, वो आपके लिए एक सपोर्ट है, हेल्प है, गिफ्ट है, ड्यूटी नहीं है। इसी तरीके से आपको अपना सेल्फ डिपेंड बनना है हर चीज में। आपको प्लान देना सिखा रहा है प्लान, आपको 2 4 5 बार प्लान देना सीखिए, उसको समझिए, वो आपके लिए एज ए गिफ्ट काम करता है। अगर कई लोग क्या करते हैं अपलाइन से फाइनेंशियली इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसा लेने की भी कोशिश करते हैं, ये बहुत बैड हैबिट होती है। दोस्तों अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो वो आपके लिए गिफ्ट है, ड्यूटी नहीं है। इसके लिए आप धन्यवाद कीजिए अगर आपको कोई भी अपलाइन आपका हेल्प करती है। लोग सपोर्ट का मतलब ही गलत निकाल लेते हैं, भी ये तो इनकी ड्यूटी बनती है। हर चीज की डिमांड रखने की आदत पड़ जाती है लोगों को डाउनलाइन को अपलाइन के सामने। तो ये डिमांड रखने वाली जो हैबिट है ये बहुत गलत है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी अपलाइन का आपके प्रति नजरिया बदल जाएगा, उनका ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा, और जो लोग सही ढंग से काम करेंगे उधर देखना चालू कर देंगे। तो ये ध्यान रखिए। आपको जो अपलाइन के द्वारा सपोर्ट या हेल्प मिलती है, हो सकता है आपकी अपलाइन आपको किताब पढ़ने के लिए कहे और साथ में कहे ये लो किताब पढ़ के दे देना। ये आपकी, ये ऐसी हेल्प अगर कोई कर रहा है तो आपको गिफ्ट दे रहा है एक किस्म से। अब वो उनकी ड्यूटी नहीं है, किताब आपको बताई जा रही है, वो आप किताब लीजिए और उसको पढ़िए। तो इस तरीके से आप कई बार आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में भी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने गुरु बना रखे होंगे। तो वो गुरु क्या करते हैं, आपको एक रास्ता बताते हैं, वो आपके साथ चल के कहीं नहीं जाते, कर्म आपको खुद ही करना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता बताते हैं जिंदगी में कैसे जीना है। वो आपको मोरल सपोर्ट करते हैं, वो आपको कमजोर नहीं होने देते। वो अपनी कथा या जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें कथा से या कहानियों से या आपको अपनी स्पीच से आपको मोटिवेट रखते हैं, जिंदा रखते हैं, ताकत देते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं। वो गुरु, उसको आप गुरु मान लेते हैं, सुबह शाम उनकी पूजा करते हो। कभी वो चल के आपके साथ कहीं नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ वो आपको गाइड करते हैं और उनको आप गुरु भगवान मान जाते हैं। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, साथ में आपके साथ चल के भी जगह जगह जाता है, हर जगह जाता है। तो ये आपके लिए गिफ्ट है, इसको आप गिफ्ट की नजर से देखिए, ड्यूटी मत समझिए उनको। आपने 1000 रुपए लगाए, 2000 रुपए लगाए और आपने सोचा अपलाइन तो अब जहाँ कहेंगे वहां आ जाएंगे, या मैं ड्यूटी पर हूँ। कई बार ऐसे कह देते हैं लोग, सर मैं ड्यूटी पर हूँ, मेरा एक बंदा है उसको मैंने फोन कर दिया, जाके आप उसको प्लान दीजिए। सबसे बेड तरीका है ये। ऐसे भी कई बार हुआ है कि सर मैं वहां जा नहीं सकता, एक काम करिए मैं उसका फोन नंबर देता हूँ, आप वहां प्लान दीजिए। इमरजेंसी में कोई ऐसी दिक्कत हो जाए वो अलग बात है,
हम भी हेल्प कर देते हैं ऐसी बात में, सर मैं आज यहाँ हूँ नहीं और उनके यहाँ प्रोडक्ट खत्म हो गया और उनको बहुत जरूरी प्रोडक्ट चाहिए, सुबह उन्होंने गाँव जाना है, तो ऐसे केस में मैं कई बार जाता हूँ, दे के भी आता हूँ, कोई हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन इसको आप एक ड्यूटी समझेंगे तो आपका नजरिया अगर ड्यूटी वाला है तो गलत है। तो आपको जो भी हेल्प मिलती है अपलाइन से या डाउनलाइन से, तो आप उसको गिफ्ट मानिए और उसका धन्यवाद जरूर कीजिए, और ये आपका नेचर में होना चाहिए, और ये हर आदमी के अंदर होता है। जैसे कि अभी पॉइंट नंबर 4 पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तारीफ करने की और धन्यवाद करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, डालनी चाहिए, चाहे आप वेस्टिज कर रहे हैं चाहे बाहर कर रहे हैं। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखना, किसी भी सक्सेस आदमी के साथ अगर कभी आपको रहने का मौका मिले, वो छोटी छोटी बात पे थैंक यू भी बोलते हैं, धन्यवाद भी बोलते हैं, अगर आपके लिए आपने उसके लिए कुछ किया है। और वही आदमी बहुत लाइफ में कामयाब होता है। तारीफ करें, सामने वाला मिला, और जी क्या हाल चाल, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बेवजह तारीफ भी बुरी लगती है, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है वो किसी वर्कशॉप से काम करके आया, पसीना बाहर आया, बाल बिखरे हुए हैं, सुबह से नहाया नहीं, और उसकी आपने कह दिया हो आज तो सलमान खान लग रहे हो, शाहरुख खान लग रहे हो, तो वो समझाएगा मेरा व्यंग उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है। तारीफ करने का भी तरीका होता है, ये आपको करना है। तारीफ अगर करेंगे, सही तारीफ करेंगे, कोई किसी ने मीटिंग अच्छी की उसकी आप तारीफ करेंगे, ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। किसी ने आपके लिए कोई हेल्प कर दी, उसके लिए धन्यवाद करने की एक आदत डाल लो। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ और जो कामयाब हैं उनके अंदर ये आदत होती है, और लोग मैंने कईयों को ऐसा भी देखा है, और वो मैंने देखा उन लोगों के अंदर जो जिंदगी में कामयाब नहीं है, तारीफ और धन्यवाद करने में कंजूसी करते हैं बहुत ज्यादा। पैसे में कंजूसी करना तो मुझे समझ में आता है कि अगर पैसे में कंजूसी करते हैं तो चलो, इनकम सोर्स ज्यादा नहीं है तो वो 2 पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता तारीफ करने और धन्यवाद करने में कौन से पैसे लगते हैं, उसमें भी वो कंजूसी करते हैं। तो दोस्तों, खुल के कीजिए, तारीफ भी कीजिए, धन्यवाद भी कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके रिलेशन बिल्ड करने में, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशन का बिजनेस है। चाहे आपकी क्रॉस लाइन हो या डाउन लाइन हो, अप लाइन हो, इस चीज की आप पूरा ध्यान रखें। तारीफ तारीफ के ऊपर मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। नंबर 4 है, टाइम को भी ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी स्टोरी है, सिंपल सी, बहुत सारे लोगों के घर में काम आएगी, मैं कई बार सुना चुका हूँ, आज नए साथी होंगे बहुत सारे, मैं उनको सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या था, एक लड़की की शादी हो गई, वो शादी होने के बाद सास के साथ रहती थी, हस्बैंड उसका कई बार ड्यूटी वूटी पे चला जाता था, कई कई दिन घर पे नहीं होता था, तो उसको ना सास के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, सास बहुत बुरी लगती थी, तो तंग आ चुकी, मतलब उसको ये लगता था कि मेरी सास दुनिया की सबसे गंदी सास है, और धीरे धीरे सास को भी लगने लगा कि मेरी बहू बहुत गलत बहू का कर गई है मुझे। अब वो लड़की ने क्या किया, अपने पापा के पास गई, उसके पापा हकीम थे, और उसने अपने पापा को बोला, पापा पापा मैं तो सास से बहुत दुखी हूँ, यही हाल रहा तो मैं तो वापस आ जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती वहां, ये वो बाप के सामने जब भी आती है ऐसी रोती, बाप फिर उसको समझा के भेज देता, नहीं बेटा घर तेरा वही है, तुझे वहीं रहना है। फिर वो 2-4 दिन बाद आती, फिर यही बात कहती, तो वो कहने लगी, पापा पापा एक काम करो, मेरे से तो बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं वहां जाऊंगी यही, मुझे कोई रास्ता बताओ, या एक काम करो, मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मैं उसको सास को दूं और वो मर जाए। तो वो एकदम, उसके पापा बड़े हैरान हुए कि मेरी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने बड़े प्यार से उनको समझाया, कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तू इतनी तंग है तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, अगर एकदम जहर देंगे तो वो मरेगी और लोग शक करेंगे और तुम भी जेल जाओगी, मैं भी जेल जाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा जहर देता हूँ, जो आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली आपको सांस को खिलाना है, ताकि धीरे धीरे आपकी सांस कमजोर हो जाएगी, वो एक दिन 5-6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगा कि बात पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये रखी कि जितने दिन भी तुमने ये काम करना है, उनको खाने में चाय में जो भी देना देना है, लेकिन आपने एक काम करना है, आपने डेली सास के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उसकी तारीफ करनी है, वो कपड़े अच्छे पहने तब तारीफ करनी है, तो वो खाना बनाए तो तारीफ करनी है कि सासू माँ आपने तो आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। इस तरीके से तारीफ करनी है 6 महीने तक, ताकि किसी को शक भी ना हो कि तुमने ऐसा कुछ किया है। तो लड़की कहने लगी, ठीक है पापा, आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐसे देती रहूंगी, और तारीफ वाली शर्त उसने मान ली। अब वो तारीफ जब वो गई घर रोज उसकी खाना बनाती, उसकी सब्जी में या किसी चीज में वो डाल के एक चुटकी भर उसमें डाल देती, और साथ ही साथ उसने सास की ना तारीफ करनी चालू कर दी। सास हैरान हो गई कि आजकल मेरी बहू मेरी तारीफ बहुत करती है। अब जब वो तारीफ करती थी तो सास भी तारीफ करने लग गई इस बहू की। सास ने भी अपने व्यवहार में चेंजेस लाया। सास भी कई बार बहू को कहती, बेटा तू थक गई होगी, अब तू सो जा। अब जब तारीफ करने लगे एक दूसरे की, तो एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं भी जागी।
धीरे 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 ऐसे 4 महीने गुजर गए। 4 महीने में सास और बहू के अंदर बहुत अच्छा रिलेशन बना इस तारीफ का। अब बहू जो थी वो तो झूठी तारीफ कर रही थी, लेकिन सास उस बात को समझ नहीं पाई। सास ने भी तारीफ करना शुरू की और इनके अंदर आपस में एक बॉन्डिंग अच्छी सी बन गई। जब 4 महीने गुजरे तो लड़की को खुद एहसास हुआ कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मेरे से व्यवहार कर रही है। अब वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा पापा आप जो स्लो पॉइजन मुझे दे रहे थे, मैं तो वो लगातार दे रही थी, मेरी तो सास बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहुत अच्छी बनती है, अब ये अगर इसको कुछ हो गया मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी। हस्बैंड मेरे ड्यूटी बाहर रहते हैं, ज्यादा समय घर पे नहीं होते, तो मैं तो इसके बाद रह भी नहीं पाऊंगी। तो मुझे माँ की तरह प्यार करती है, ऐसे वैसे जैसे उसने कहा। तो उसने कहा कि 4 महीने हो गए आप ये पुड़िया दे रहे हो, अब ऐसा करो कुछ दे दो कि वो ठीक हो जाए, मरे नहीं। तो वो गिड़गिड़ाने लगी पापा के सामने और पापा हल्के से मुस्कुरा दिए। पापा ने कहा, बेटा मैंने जो तुम्हें दिया था वो स्लो पॉइजन नहीं था, वो तो मात्र ग्लूकोज था, मीठा सा वो उसमें तुम दे रही थी, जहर वहर मैंने नहीं दिया। मैं सिर्फ आप तुम्हें एक ही चीज सिखा रहा था, तारीफ करेंगे तो आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, और वो हो चुका है। बहू भी, बेटी भी बड़ी खुश हुई, पापा ने आपने अच्छा किया। तो इस तरीके से करके तारीफ करने से आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं। अगर हम एक दूसरे की नेगेटिव बातें करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो हमारे रिलेशन खराब होते हैं। तारीफ से आप किसी को अपना बना सकते हो, और अगर किसी की बुराई करेंगे तो अपने को भी आप पराया कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें, ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर घर के अंदर भी हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, अगर मान लो आप ड्यूटी से आए हैं, आपकी वाइफ ने चाय बनाई है और आपको चाय की बहुत जबरदस्त तलब थी कि चाय अच्छी सी तलब मिल जाए, थकावट हो रही है, थोड़ी चाय मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी बॉडी को, और चाय बन के आपके सामने आती है। अचानक आप चाय पीने लगते हैं, देखते हैं उसमें मीठा नहीं है। अगर आपने उस टाइम गुस्सा कर दिया कि तेरे को चाय बनानी नहीं आती, ये मीठा नहीं डाला, ये कुछ चाय बनाई है, क्या सीखा तूने, आपको पलट के जवाब भी वही मिलेंगे, मुझे तो ऐसी ही आती है, ज्यादा दिक्कत है तो खुद बना लो, ऐसा जवाब सुनने को मिलेगा। अगर इसका आप उल्टा करते हैं, आप उसको कहिए, वाह भगवान वाह, क्या बात है, क्या चाय बनाई है, आज तो चीनी नहीं डाली फिर भी मीठी लग रही है, क्या बात है, तेरे हाथ की चाय में बिना चीनी के भी मीठी लग रही है, बहुत अच्छी है। तो सामने से क्या रिएक्शन, ओह चीनी भूल गई, अभी डाल देती हूँ, अभी डाल देती हूँ, सॉरी। तो आपने जैसे व्यवहार किया वैसे ही आपको सामने रिएक्शन मिलने वाला है। तो आप तारीफ से भी किसी को अपना बना सकते हैं। अगर इसकी जगह पे थोड़ा सा भी गुस्सा दिखा दिया तो आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, परिवार में भी, बिजनेस में भी, वेस्टेज में भी। तो तारीफ और धन्यवाद एक ऐसा बहुत, ये कुछ चमचागिरी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि फला आदमी फला की चमचागिरी है, चमचागिरी नहीं है दोस्त। ये एक रिलेशन बिल्ड करने का, आपस में बॉन्डिंग बनाने का बहुत अच्छा सिद्धांत है, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो इसको आप फार्मूले को अपना सकते हैं अगर आपने बहुत बड़ा बिजनेस करना है। इसके साथ साथ नंबर 5 पे, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ध्यान रहे कि गलत डुप्लीकेशन ना हो जाए, ये ध्यान रखिए, ये बिजनेस बिल्कुल डुप्लीकेट का है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो और आपकी टीम आपको देख रही है, आप कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, तो दोस्तों नहीं चलने वाला। जैसे परिवार के अंदर एक बाप अगर सिगरेट पीता और बच्चे को कहे सिगरेट ना पी, ये हो नहीं सकता, वो पिएगा क्योंकि उसके फादर पीते हैं, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, जो देख रहा है वही तो कर रहा है। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसमें जो आप करेंगे, आप अगर अपनी अपलाइन के धन्यवाद करेंगे, अपलाइन के रिक्वेस्ट करेंगे, आप सॉरी अपलाइन को रिगार्ड करेंगे, तो आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी रिगार्ड मिलेगा। अगर आप अपनी अपलाइन को हल्के में ले रहे हैं, आपकी अपलाइन आपके सामने आई, आप बैठे हुए 4-5 लोग, अगर आपकी अपलाइन सामने आती है, आप खड़े होकर इज्जत देंगे, तो आपकी डाउनलाइन भी उसी टाइम खड़ी हो जाएगी और वो भी उतनी ही इज्जत देगी। और होगा क्या, आपकी अपलाइन को वो इज्जत तो देगी देगी, धीरे साथ साथ आपको भी इज्जत मिलनी चालू हो जाएगी। और पुराना सिद्धांत है, अगर इज्जत लेनी है तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस इस चीज के डुप्लीकेट का है। और भी बहुत सारी चीजें हैं डुप्लीकेट में। आप जैसा व्यवहार अपने साथ करते जाएंगे, टीम वही चीजें सारी आपकी सीखेगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नंबर 5 था। इसके साथ साथ मैं नंबर 6 आपको दिखाता हूँ। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। चिंता नहीं चिंतन करें। आत्मचिंतन बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपको कामयाबी की बड़ी ऊंचाई तक ले जाएगा। चिंता नहीं चिंतन करें। लोग क्या करते हैं, जब बिजनेस क्लोज होगा, 31 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, लोग चिंता करने लगते हैं, जी मेरा तो इस बार साइड नहीं हुई, मेरा तो बिजनेस नहीं हुआ, मेरा लेवल अचीवमेंट नहीं हुआ। और लोग पता है कि किस तरीके का चिंतन करते हैं, वो चिंतन करते हैं, अरे यार मेरी अपलाइन ने ये काम किया होता ना तो मेरा ये हो जाता, कंपनी ने ये किया होता तो ये होता, इस महीने डबल पीवी आ जाते तो मजा आ जाता, मेरा स्टार हो जाता।
बेकार का चिंतन करते हैं, कुछ लोग अलग अजीब अजीब चिंतन करते हैं, कंपनी ने ये प्रोडक्ट अगर मैं लेने गया था प्रोडक्ट नहीं मिला, अगर ये प्रोडक्ट मिल जाता तो मेरा लेवल हो जाता, इस तरीके की बातों पर फोकस करते हैं। चिंतन कौन सा करना है, चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करिए। जब भी कोई बिजनेस आपका क्लोज होता है उसके बाद चेक कीजिए, अगर बिजनेस अच्छा गया है तो आप देखिए आपकी टीम में बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, आपका काम बढ़ गया। अगर बिजनेस आपका थोड़ा सा भी डाउन गया है तो आप चिंतन करना है, चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करें कहाँ कमी रहेगी। पिछले महीने मैंने प्लानिंग में कमी रह गई, या मैंने प्लान कब दिए, या मैंने टीम को अपने ट्री का रिव्यू मैंने कम किया है, मैंने बिजनेस को ज्यादा चेक नहीं किया, या मैं अपनी टीम से ज्यादा मिल नहीं पाया। तो वो सारे कारण ढूंढिए। जब भी कोई फिल्म फेल होती है, कोई निर्माता फिल्म बनाता है और वो फिल्म नहीं चलती, तो जो सही डायरेक्टर होगा, सही निर्माता होगा, वो चिंतन इस बात का करेगा कि हमारी फिल्म में कहाँ कमी रह गई, हम क्या कर सकते थे कि फिल्म और अच्छी होती, कहाँ फोटोग्राफी में कमी थी, स्टोरी में कमी थी, डायरेक्शन में कमी थी, गानों में कमी थी। कुछ ना कुछ वो सोचते हैं ताकि अगली फिल्म बनाए तो वो गलती ना हो। उनका चिंतन इस तरीके से होता है। क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है, जब एक टीम मैच खेलती है और हार जाती है तो चिंता इस बात का चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं कि हमारी टीम में कहाँ कमी रहेगी, कहाँ फील्डिंग कर रही, कहाँ बॉलिंग में कमी रही, या बैट्समैन में कमी रही, कहाँ हम रन चूक गए, कहाँ हमारी रणनीति खराब हो गई। वो इस तरीके का चिंतन करते हैं ताकि अगला मैच वो जीते हैं। हर महीने जब हमारी क्लोजिंग खत्म होती है दोस्तों, अपना आत्मचिंतन आपको करना है, सोचना है कि कितने प्लान में और बढ़ाता, किसको मिलता, कहाँ मुझे काम करना चाहिए था। आप इस तरीके की एक प्लानिंग 2 तारीख को बैठे, पूरा दिन आपके पास टाइम है, घंटा 2 घंटा चिंतन करें, अपलाइन के साथ बैठे, सर मैंने पिछले महीने ऐसे ऐसे काम किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कमी रहेगी, मैं कहाँ ये और अच्छा कर सकता था। तो इस तरीके की चिंतन वाली जो आपकी नेचर रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आप अपने आप को चेक करेंगे कहाँ कमी रह गई, तो आपका अगली बार जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग, एक महीना गुजर गया, हो गया जी, इस महीने तो नहीं होता, अगले महीने देखेंगे, अगले महीने भी नहीं होता, 3-3 4-4 महीने बिजनेस उनका बिल्कुल सेम चल रहा होता है। इसका मतलब क्या है, वो अपने बिजनेस पे चिंतन ही नहीं करते, वो सोचते नहीं कि कहाँ कमी रहेगी, कहाँ मैं कुछ ऐसा करूं कि अगली बार बिजनेस और अच्छा है। तो दोस्तों आपको आत्मचिंतन करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा, चैलेंज आते हैं बहुत सारे। चैलेंज शुरू में थे या अब हैं दोस्तों। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप डिमोटिवेट हो, और ये फार्मूला मैंने अपने ऊपर लागू किया है, उसी से मैंने ये पॉइंट निकाला है, जब भी आप डिमोटिवेट हो, जब भी आपको कुछ लगे कि बिजनेस मेरा अप या डाउन या ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप सोचिए कि मुश्किलें अब ज्यादा हैं या मुश्किलें शुरू में ज्यादा थी जब कंपनी स्टार्ट हुई थी। जब कंपनी स्टार्ट आई थी तो सबको पता है प्रोडक्ट 3 थे। इनकम, जब कंपनी स्टार्ट हुई किसी की कोई इनकम ही नहीं थी। कार, किसी ने कोई कारें नहीं खरीदी थी, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी, इसलिए सक्सेस सेमिनार भी नहीं होते थे। सक्सेस स्टोरी होगी तो सेमिनार करेंगे ना। कोई फॉरेन टूर नहीं था, कंपनी में लोग ही तो स्टार्टिंग थी, नए लोग तो जुड़े थे, कुछ लोग, शुरुआत 10-12 लोगों से हुई जब शुरू की कंपनी, 3 प्रोडक्ट से, तो कुछ भी दिखाने को नहीं था। जब वो लोग प्लान देते होंगे, क्या कहते होंगे, कंपनी 2 महीने पहले कंपनी शुरू हुई है, 3 प्रोडक्ट हैं, इनकम किसी की आई नहीं, कार किसी ने ली नहीं, इसमें कार आएगी, इसमें इनकम आएगी, इसमें विदेश यात्रा होगी, इसमें हाउस फंड आएगा, किसी को मिला ही नहीं है। सामने वाला कहेगा जी किसी को मिला है नहीं, अभी नहीं मिला, मिलेगा। पहले क्या कहते थे, मिलेगा, कारें आएंगी, सेमिनार होंगे, हुआ कुछ भी नहीं। उस टाइम मुश्किल था या अब दुनिया भर के प्रोडक्ट है हमारे पास, 350 से ज्यादा वेस्टीज के अपने प्रोडक्ट। इनकम की बात करें तो पूरा बहुत सारे लोग हैं, बहुत बुक है हमारे पास, वॉइस मैगजीन भरी पड़ी है। आप आज से 5 साल पहले वाली वॉइस मैगजीन भी देखिए और आज की वॉइस मैगजीन देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे बड़ी मोटिवेट करती है वो चीजें। जब भी मैं कई बार किताबें की सेटिंग वेटिंग करने लगता हूँ, देखने लगता हूँ, पुरानी कोई वॉइस मैगजीन उठाता हूँ, जो लोग उसमें गोल्ड या डायमंड स्टार थे या डायमंड थे, आज वो डबल क्राउन हुए पड़े हैं। अगर वो उस टाइम गोल्ड या डायमंड थे तो आज वो डबल क्राउन हुए पड़े, तो इसका मतलब इनकम उस टाइम उनकी कितनी रही होगी, 30-35-40 ही रही होगी। और आज वही लोग यही कहते हैं 20 लाख 25 लाख की इनकम है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों को मेरे पास उस वॉइस मैगजीन के अंदर है। आप वॉइस मैगजीन अपनी इकट्ठी कीजिए, जब भी आपको मौका मिले वॉइस मैगजीन आपके पास आती है, उसको रखिए, संभाल के रखिए, बहुत काम आती है, बहुत मोटिवेट देती है। मैं अक्सर उस वॉइस मैगजीन को उठा लेता था, पुरानी वाली को, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता था, हाँ यार इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैंने मिला था, ये तो स्टार था, अरे अब तो क्राउन बन गया, इतनी तरक्की कर ली 2 साल 3 साल के अंदर। ये चीजें हमें मोटिवेट करती हैं
तो जब भी आपके सामने कुछ चैलेंज या परेशानी आए, आप इस बात को सोचिए कि उस टाइम कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारी कारें लोग अचीव कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कारें अचीव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टूर, हमारे अपने जान पहचान के लोग टूर पे जा रहे हैं। काम अब आसान है या पहले आसान था? मुश्किलें तो पहले आई थी, हमारे सामने तो कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो कमी किसके अंदर है? जो अभी मैंने कहा, चिंतन। अब सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर बिजनेस नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी लेवल चेंज नहीं हो रहे, तो चिंतन कहाँ करना है? अपने ऊपर कि कहाँ कमी रह गई। चैलेंज तो शुरू वालों को आए थे, अब तो एकदम रोड पूरा तैयार, हाईवे तैयार है जिसपे हमने गाड़ी चलानी है। पहले जो रोड था वो तो उबड़ खाबड़ था, उसमें बहुत सारे गड्ढे, ऊंचा नीचा था, उसमें गाड़ी चलाना आसान है या प्लेन रोड पे गाड़ी चलाना आसान है? अब तो वेस्टीज 16 साल पुरानी हो चुकी है, एग्जांपल दे सकते हैं, 16 साल पुरानी, इतने विदेश यात्राएं, इतने कार टूर, फॉरेन टूर हो गए, इतने सेमिनार, और अब तो हाईवे तैयार है। अगर अब भी हम गाड़ी नहीं चला रहे तो हमें खुद को देखना है, किसी और पे इल्जाम नहीं लगाना। कभी कई लोग अपलाइन पे अपलान लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी अपलाइन ही ऐसी टकरी, अगर अच्छी अपलाइन होती, दूसरी अपलाइन होती तो मैं वो तरक्की कर जाता। अपलाइन के भरोसे आप तरक्की नहीं कर सकते, काम आपको खुद करना है। 7 स्टेप बाली जी भी समझाते हैं, हम भी समझाते हैं, यूज अ प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो अप, ये 7 काम तो बाली जी भी बताते हैं, हम भी बताते हैं, सिद्धार्थ जी बताते हैं। चाहे 1 करोड़ कमा रहा है वो भी यही चीजें बता रहा है, हम भी वही चीजें बता रहे हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए, कमी कहाँ रह गई। लोग अपलाइन को कई बार सोचने लगते हैं, या कंपनी को सोच, कंपनी बदल दूंगा तो पैसा आ जाएगा। मैं इसमें एक शेर सुनाना चाहूंगा, उससे आप एक मैसेज समझ जाएंगे, क्योंकि कहानियों से या शेर सुन के लोगों को याद रहते हैं, वो भूलते नहीं है, बातें लोग भूल जाते हैं। कहते हैं, ताउम्र एक ही खता करते रहे, ताउम्र का मतलब सारी उम्र, ताउम्र एक ही खता करते रहे, धूल तो चेहरे पे जमी थी और आईना सफा करते रहे। लोग आईना को साफ करने में लगे हुए, चेहरे पे धूल जमी हुई है। आईना को रगड़ने से, आईना को, शीशे को साफ करने से आपके चेहरे की धूल नहीं हटेगी। अपने अंदर को देखिए कि आईने में अगर आपके चेहरा साफ नहीं दिख रहा तो धूल तुम्हारे ऊपर है, आईने के ऊपर नहीं है। तो अपने आप को चेक करने की आदत डालिए। चैलेंज आएंगे, लेकिन ये जरूर सोचें कि चैलेंज पहले ज्यादा थे या अब ज्यादा है। अब तो बहुत हो गए, अब तो घर का बहुत सारा राशन, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के प्रोडक्ट हमारे सामने, जगह जगह डीएलसीपी खुल चुके हैं। पहले 30-30 किलोमीटर पे डीएलसीपी नहीं होते थे, कंपनी से प्रोडक्ट मंगाए जाते थे। तो बहुत सारे चैलेंज पहले थे, अब नहीं है। तो दोस्तों, आपको तो एक तैयार रोड मिला हुआ है, इस रोड पे सिर्फ आपने थोड़ी सी चीजें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, हाईवे पे गाड़ी चलानी है, और उस गाड़ी चला के आप भी अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं, ताकि आप को भी लोग एक बड़े लीडर की तरह समझे। चलिए पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, जो जो भी काम आप अपनी अपनी डाउनलाइन से चाहते हैं, वो सारे काम पहले आपको करने हैं। बहुत सारे लोग डाउनलाइन को तो बहुत हुक्म करते हैं कि 100 पीवी कर, अपने 100 पीवी है नहीं। डाउनलाइन से चाहते हैं कि वो ड्रेस कोड में आए, बहुत जल्दी ड्रेस कोड पहने, टाई पहने, कमीज पहने, व्हाइट कमीज पहने, ड्रेस में आ जाए, लेकिन अपनी अपनी नहीं होती। डाउनलाइन से सब कुछ चाहते हैं, वो चाहते हैं आपकी डाउनलाइन सीएनटी करे, स्टेज पे चढ़े, खुद चाहते नहीं। जब आप खुद स्टेज पे घबराओगे, स्टेज पे नहीं जाओगे, तो आपकी डाउनलाइन कैसे जाएगी? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो खुद वो काम नहीं करते, लेकिन डाउनलाइन से बहुत कुछ। आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन किताबें, बुक्स पढ़े, लेकिन खुद नहीं पढ़ते। तो जो जो काम आप अपनी डाउनलाइन से चाहते हो, पहले खुद करो, वही डुप्लीकेट करेंगे। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप खुद करके दिखाते हो। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो उसकी चर्चा करोगे, तो डाउनलाइन को पता लगेगा, हाँ इस बुक की चर्चा की जा रही है, तो वो भी उस बुक को पढ़ेंगे। मेरी बहुत सारी टीम में बहुत सारे लोग बुक पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रमोट भी अच्छे ढंग से किया, खुद भी पढ़ते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो खुद पढ़ते हैं, मैं खुद बहुत सारी बुक पढ़ता हूँ जिसकी चर्चा करता हूँ। तो जो जो मैं खुद सीएनटी करता हूँ, तभी मैं टीम को कहता हूँ सीएनटी करो। मैं एमसी करना सीखा, तभी टीम को कहा एमसी करना सीखो। सेमिनार के लिए मैं किसी को कहता नहीं मैं सेमिनार करूंगा, तभी मेरी टीम के लोग भी सेमिनार करेंगे। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो जो जो काम भी आप अपनी डाउनलाइन से चाहते हो, वो सारे काम आप खुद करना चालू कर दो। धीरे धीरे देखोगे आपकी टीम में भी वही होने लगेगा। और यही चीज परिवार के अंदर भी होती है, जो जो काम आप अपने बच्चों से चाहते हैं वो काम खुद करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे भी वही करने लगते हैं। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक शानदार चीज और बतानी है मुझे, पी लगाना सीखें।
जब आप शुरुआत करते हैं अपनी मर्जी से, आपको अपलाइन बता देती है ज्वाइनिंग कैसे लगानी है। ज्वाइनिंग लगाना तो वो सिखा देंगे, फॉर्म भरना सिखा देंगे, लेकिन ट्री लगाना भी आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे, ट्री कैसे लगाना है। आप ज्वाइनिंग करें, फॉर्म भरें और उसमें स्पॉन्सर नाम ना डाल के अपलाइन से डिस्कस करें, सर मेरे पास 3 ज्वाइनिंग आई है, पहले मैं 2 ज्वाइनिंग लगा चुका हूँ, इन 3 ज्वाइनिंग को कैसे लगाऊं, या ट्री कैसे लगाया जाता है। एक दिन आपको या तो सीनियर एक्टिव अपलाइन के घर चले जाइए या उनको अपने घर बुलाइए, बैठिए उनके साथ, चाय पानी पीजिए और उनको बैठ के पूछिए सर ट्री कैसे लगाया जाता है, किस चीज का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि मकान बनाते हैं, उसकी नींव जिस डिजाइन में बनेगी पूरी बिल्डिंग वैसी खड़ी हो जाएगी। अगर नींव गलत है तो पूरी बिल्डिंग का नक्शा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ट्री लगाने के लिए एक्टिव अपलाइन, जो रनिंग अपलाइन है, जो अच्छी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में जा रही है, वो वाली अपलाइन। बहुत सारी अपलाइन ऐसी जानता हूँ जो खुद तो मीटिंग में नहीं जाते और टीम को सिखा रहे होते हैं, खुद तो सेमिनार नहीं अटेंड करते और पता चलता है कि वो तो आज वहां जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता जो खुद ट्रेनिंग या मीटिंग में नहीं है और वो क्या सिखाता होगा, खुद गलत सीखा है तो वो गलत ही सिखाएगा। तो आपको एक्टिव अपलाइन मतलब जो सिस्टम से जुड़ी हो उसके साथ बैठे, उससे ट्री लगाना भी सीखें और स्टेप बाय स्टेप अपना पे चेक कैसे बनता है। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। स्टेप बाय स्टेप अपना पे चेक बनाना सीखें, पे चेक अपने साथ बैठे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप 5, 8, 11 पे हैं, 11% तक का कैसे आता है वो पूछिए। कुछ लोग अभी शुरुआत करते हैं, एलओबी कैसे आएगी, हाउस फंड कैसे आएगा, पूरी नींव खोदने लगते हैं कंपनी की, कंपनी का कितना टर्नओवर है, बहुत कुछ देखने लगते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखिए, सब समझ आएगा। अगर अभी आपने फर्स्ट क्लास की क्लास में ज्वाइन हुए हैं, अभी फर्स्ट क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और आप 10th क्लास की बुक उठा के पढ़ने बैठेंगे तो वो आपके पल्ले नहीं पढ़ने वाली कुछ भी, और आपको लगेगा अरे बड़ा हो गया मुझे इतनी मोटी किताब पढ़नी है, आप घबरा जाएंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो सारा कुछ आसान हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपने स्टार्ट किया है 5% पे, आपका क्या कहते हैं फास्ट 8% कैसे होगा, फास्ट 8% पे आपका पे आउट कैसे बनेगा, 11% पे कैसे पे आउट बनेगा, या आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं 10,000 का पे आउट कैसे आएगा, 20,000 का पे आउट कैसे आएगा। जैसे मैं इस बिजनेस में जुड़ा तो मैं अपने सीनियर के साथ बैठ गया, मेरी जरूरत थी 20,000 रुपए, मैंने सर पूछा सर ये बताओ 20,000 कैसे आएंगे, मेरी जरूरत पूरी करूंगा। सपने बाद की बात है, सपनों की बात की जाती है मैं मानता हूँ, लेकिन सपने से पहले जरूरत पूरी करनी होती है। तो मैं जरूरत के लिए बात करता था 20,000 रुपए की इनकम कैसे आएगी। उन्होंने मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ऐसे ऐसे यहाँ से एलओबी निकालो, यहाँ से साइड इतनी करो, ये करो वो करो, वो सब बताया। और जैसे ही बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले और भी बताया कि गुरु हमको रास्ता बताता, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, मैंने काम किया, साइड को बड़ा किया और बड़ी एक डेप्थ में भी काम किया। सिल्वर पे ही 33,000 का चेक उठाया और ये सब हुआ अपलाइन की गाइडेंस से। अपने अंदर कोई नॉलेज नहीं थी। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी अपलाइनें मिली हैं मुझे, जो समय समय पर मुझे गाइड करती रही। और धन्यवाद वेस्टिज का करता हूँ जहां पर मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। हाँ, इस उम्र में भी मैं पैसा कमा सकता हूँ, इस उम्र में भी विदेश यात्राएं की तैयारी कर सकता हूँ, इस उम्र में भी गाड़ियां चला सकता हूँ। तो दोस्तों अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के इन चीजों को समझिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। चलिए अब लास्ट पॉइंट हमारा है 10 नंबर पे, बिजनेस अप एंड डाउन होगा, निराश ना हो। देखिए एक चीज समझिए, खाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, बिजनेस चाहे वो धीरू अंबानी का हो या टाटा का हो, ये अप डाउन चलता है। अगर आप उनके पूरे साल का टर्नओवर निकाल के देखेंगे तो सबका ऊपर नीचे चलेगा, बिजनेस एक जैसा नहीं चलता। आप लोगों ने ईसीजी की एक रिपोर्ट देखी होगी, हार्ट के लिए एक ईसीजी की जाती है, ईसीजी में जो लाइनिंग होती है वो ऊपर नीचे चलती है, छोटी छोटी पहाड़ी बनी होती है। बिजनेस भी हमारा वैसे ही चलता है, उसी तरीके से चलता है, स्मूथ नहीं चलता। जैसे ईसीजी में अगर लाइन लंबी आ गई तो बंदा डेड। आपने देखा होगा कई बार मूवी में लंबी लाइन आती है, उसमें एक सिग्नल सा आने लगता है, पता लगता है जी आदमी जयराम जी की हो गई। तो दोस्तों ऊपर नीचे चल रहा है तो इसका मतलब आदमी जिंदा है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस भी ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि अच्छे बुरे हर तरह के लोग आते हैं आपकी टीम में, हर तरह के लोग आएंगे। बिजनेस कभी अच्छा बंदा आ गया बहुत एकदम स्पीड से कर दिया, कभी थोड़ा सा डाउन भी हो जाएगा। कोई ऐसे लोग भी आएंगे जो टीम का हिस्सा बनेंगे, कोई ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो टीम के हिस्से कर देंगे, ऐसे लोग भी आएंगे। उसके लिए भी आपको तैयार होना है, ये चलता रहेगा, आपको निराशा नहीं होनी। अप डाउन होता है, मैंने पहले भी कह दिया, चिंतन करना है, चिंतन कहाँ गलती है। आपकी टीम में हर तरह के लोग आएंगे, बस आपको अपना काम अच्छी तरीके से करते रहना चाहिए। ये चीज मुझे मेरी अपलाइन प्रीतम सिंह रावत जी ने सिखाई कि अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, अपनी तरफ से बुरा किसी के बारे में मत बोलिए, गलत मत बोलिए, आप अपना अच्छा करते चले
जाएं, कुछ लोग छोड़ेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे, आप अपने काम पे करते रहें, आप अपनी तरफ से किसी के साथ गलत ना करें। और मैंने अपलाइन की इन्हीं बातों को फॉलो किया, मेरा बिजनेस भी अपडाउन हुआ, लेकिन मैं घबराया नहीं। इसके साथ ही मैं एक स्टोरी के साथ आज की मीटिंग खत्म करूंगा। वो स्टोरी, एक बार एक बच्चा था, उसने अपने स्कूल के अंदर नाम लिखवाया दौड़ के अंदर। अब दौड़ में नाम लिखवाया और पापा को बोला, पापा पापा फलां दिन मेरे दौड़ में मैंने नाम लिखवाया, वहां पर दौड़ होगी और मैं पापा इस बार ना जीत के दिखाऊंगा, मुझे ट्रॉफी मिलेगी। तो पापा कहने लगे, नहीं नहीं मैं तो ड्यूटी पे जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी को ले जाना। तो बच्चे ने जिद की, नहीं पापा मैंने नाम लिखवा दिया, आपको जरूर आना है। तो दोस्तों, सॉरी, तो दोस्तों उसने अपने पापा से जिद की और पापा को स्कूल आने के लिए कहा, और पापा ने बच्चे की जिद के सामने कहा, ठीक है बेटा मैं आता हूँ। जिस दिन दौड़ थी, पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली, स्कूल पहुंचे। स्कूल में सब तैयारी हो रही थी, बच्चे लाइन पे खड़े थे, बच्चों ने भाग दौड़ करनी थी। तो जैसे ही दौड़ के लिए सब स्टार्ट हुए, तो इनका जो बेटा था वो भी दौड़ पड़ा, सब बच्चे दौड़ रहे थे। जो बच्चा बार बार अपने पापा को छुट्टी के लिए कह रहा था, लाया था, वो बच्चा बेचारा थोड़ी दूर दौड़ा और गिर गया। पापा की तरफ देखा, फिर खड़ा हुआ, फिर भाग पड़ा, फिर गिरा। फिर उसने पापा की तरफ देखा और फिर उठा, फिर भागा, फिर गिरा। 3-4 बार गिरने की वजह से क्या हुआ, वो उस दौड़ में जीत नहीं पाया और रोता रोता हुआ पापा के पास आया। पापा पापा सॉरी, मैं आज जीत नहीं पाया, और सॉरी मैं ट्रॉफी नहीं मिली मुझे। तो रोने लगा। तो पापा ने उसको गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, तुम तो 4 बार मेरी नजर में विजेता बने हो। तुम 4 बार गिरे और चारों बार उठ के दौड़े, तो मेरी नजर में तुम 4 बार विजेता बने हो। जिसको आज ट्रॉफी मिली है, जो गिरा नहीं है और उसने ट्रॉफी जीती है, मुझे नहीं पता जब वो जिंदगी में गिरेगा दोबारा उठ भी पाएगा, नहीं उठ पाएगा। और जो आदमी गिर के उठना सीख जाता है, वो जिंदगी में कामयाब होता है। तो पापा ने उसको गले लगाया। दोस्तों, इसी तरीके से इस बिजनेस में भी अगर आप गिर के उठना सीख गए, तो यकीन मानो आप बहुत लंबी रेस के घोड़े बनेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत बड़ी टीम के सुपर हीरो बन जाएंगे। बस गिर के उठना अगर आप सीख गए। दौड़ तो हर कोई लेता है, लेकिन जिसको गिर के उठना आ गया, वही जिंदगी में कामयाब होता है। तो दोस्तों, आज की मीटिंग मैं यहीं तक समाप्त करूंगा। आई होप कि सबने मेरी इन बातों को नोट किया होगा, ध्यान दिया होगा, और मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ है कि जितने भी लोग बैठे हैं, आपके दिमाग के अंदर एक रोड मैप बन जाए कि 1 लाख से कम तो चैन से नहीं सोना जब तक 1 लाख रुपए अकाउंट में ना आने लग जाए। आप अपने दिमाग को बार बार ये कमांड देते रहिए, तो सृष्टि भी आपके साथ हो जाएगी। और एक दिन ये काम मैंने किया है, तभी आपको कह रहा हूँ। मेरे अंदर भी एक आग थी, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कब मेरा 1 लाख आएगा। दोस्तों, इस पे सोचा करता था, और जब क्राउन बना तो मेरा क्राउन पे जो पहला पे आउट आया था, क्राउन लेवल का 1,12,000 आया था। तो दोस्तों, अपने दिमाग में एक रोड मैप तैयार कीजिए, कामयाबी का, सक्सेस का, जो चीजें चाहते हैं, वो सारी कमांड अपने दिमाग को दीजिए। नेगेटिव चीजों से दूर हो जाइए, फालतू बातों को अपने दिमाग में जगह ना आने दें, खतपतवार को दिमाग में जगह ना बनने दें। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों को साथ रहें, और अच्छे लगातार सेमिनार मीटिंग करें, अपलाइन को फॉलो करें, और आप भी कामयाब होंगे। ये सारे काम हर उस व्यक्ति ने किए हैं जो आज वेस्टीज में लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब ने ये काम किए हैं। आपको भी यही काम करके आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आगे की कार्रवाई, आगे का माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। मिस्टर अर्जुन गौड़ जी हैं हमारे यूपी सुल्तानपुर से। तो ओवर टू अर्जुन गौड़ जी। अर्जुन जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपने आज जबरदस्त एक मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन साथ मोटिवेशन का जो मिश्रण बताया, और काफी शानदार उदाहरण दिया, जिससे हमारे सभी पार्टिसिपेट, हमें नहीं लगता कि आज जो भी हमारे पार्टिसिपेट हैं आगे कोई दिक्कत होगी किसी प्रकार की इनके बिजनेस में, क्योंकि अगर जिसके सर पे ठंडक, पाँव में सिर पे